आज के इस विश्लेषण में हम प्राचीन भारत के एक बेहद ही रोमांचक अध्याय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जहां तख्ता पलट होता है, एक महान साम्राज्य गिरता है और एक नए युग की शुरुआत होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शुंग वंश की। ये कोई मामूली इतिहास का पाठ नहीं है, बल्कि सत्ता के उस चक्र की कहानी है जो बार बार घूमता है। तो चलिए सीधे उस बड़े सवाल पर आते हैं जो किसी मिस्ट्री थ्रिलर जैसा लगता है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक महान का वो विशाल मौर्य साम्राज्य, उसका अंत आखिर कैसे हुआ? कोई इतनी बड़ी महाशक्ति अचानक कैसे खत्म हो सकती है? यहीं से हमारे आज के इस पूरे सफर की शुरुआत होती है, क्योंकि एक साम्राज्य का गिरना ही दूसरे के उठने की वजह बनता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं शुंग वंश के उदय की। देखिए, पुष्यमित्र शुंग का सत्ता में आना कोई रातों रात हुआ चमत्कार या बाहरी हमला नहीं था। वो मौर्य साम्राज्य का अपना ही मुख्य सेनापति था। लगभग 185 ईसा पूर्व में उसने अपने ही राजा बृहद्रथ की हत्या कर दी। मतलब एक ही झटके में वो सेनापति से सीधा सम्राट बन गया। ये पूरी की पूरी राजनीतिक व्यवस्था को ही पलटकर रख देने वाला कदम था। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो 185 ईसा पूर्व का वो साल बहुत अहम है। एक तरफ मौर्य साम्राज्य का पतन होता है और दूसरी तरफ शुंग वंश की नींव रखी जाती है। लेकिन अगर आप भविष्य की तरफ इशारा करते इस कण्व वंश को देखें तो ये हमें बताता है कि इतिहास का ये चक्र यहीं रुकने वाला नहीं है। जो आज राजा है, कल वो भी इसी चक्र का हिस्सा बनेगा। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं इस वंश के प्रमुख शासकों और उनकी सत्ता पर। इस दौरान एक बहुत दिलचस्प रणनीतिक बदलाव हुआ। सत्ता अब सिर्फ एक जगह सिमटी हुई नहीं थी। पुरानी और पारंपरिक राजधानी पाटलिपुत्र तो अपनी जगह कायम थी ही, लेकिन इसके साथ ही मध्य भारत में विदिशा का एक बहुत बड़े और शक्तिशाली केंद्र के रूप में उदय हुआ। ये दिखाता है कि शुंग शासक राजनीति को कितनी अच्छी तरह समझते थे। अब पुष्यमित्र शुंग को सिर्फ एक विद्रोही सेनापति समझना बहुत बड़ी भूल होगी। वो असल में एक बेहद कुशल प्रशासक था। उसने न सिर्फ एक ताकतवर सेना बनाई, बल्कि उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर यवन यानी इंडो ग्रीक आक्रमणकारियों को भी कड़ी टक्कर दी। और अपनी शक्ति को पूरी तरह स्थापित करने के लिए उसने प्राचीन अश्वमेध यज्ञ को भी फिर से शुरू किया। उनके बाद आते हैं उनके बेटे अग्निमित्र। अग्निमित्र ने विदिशा से राज किया और वो इतने प्रभावशाली साबित हुए कि सदियों बाद महान कवि कालिदास ने उन्हें अपने मशहूर संस्कृत नाटक मालविकाग्निमित्रम का हीरो बना दिया। सोचिए, किसी का शासन इतना शानदार हो कि वो हमेशा के लिए साहित्य के पन्नों में अमर हो जाए। ये वाकई अद्भुत है। राजनीति से थोड़ा हटकर अब बात करते हैं उस दौर के धर्म और संस्कृति की। ये समय बहुत ही खास था। एक तरफ राज्य के समर्थन से ब्राह्मण धर्म, वैदिक परंपराओं और यज्ञों को एक नई ऊर्जा मिल रही थी, उनका पुनरुत्थान हो रहा था। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा नहीं था कि पुरानी विचारधाराएं मिट गईं। बौद्ध धर्म भी मजबूती से टिका रहा। दोनों ही परंपराएं समाज में एक साथ बनी रहीं, जो उस दौर की एक बहुत ही खूबसूरत और सूक्ष्म सच्चाई को दिखाता है। अब आते हैं उस विरासत पर जिसे हम आज भी देख सकते हैं, कला और स्थापत्य। जरा उस दौर के वास्तुकला के चमत्कारों की कल्पना कीजिए। शुंग शासकों ने सिर्फ राज ही नहीं किया, उन्होंने विशाल स्तूपों का निर्माण करवाया, पत्थरों पर इतनी बारीक नक्काशी वाली रेलिंग और भव्य तोरण द्वार बनवाए। सबसे बड़ी बात, विश्व प्रसिद्ध सांची स्तूप का विस्तार भी इसी काल में हुआ था। उन्होंने अपनी पूरी विरासत को सचमुच पत्थरों में हमेशा के लिए उकेर दिया। लेकिन जैसा कि इतिहास में हमेशा होता है, हर शुरुआत का एक अंत होता है, वंश का पतन। यहाँ पर हमारे मन में ये सवाल जरूर आना चाहिए कि इतना शक्तिशाली राजवंश, जिसकी सेना इतनी मजबूत थी और जिसने इतनी शानदार इमारतें बनवाईं, वो आखिर कैसे बिखर गया? और यहीं पर इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। चक्र पूरा होता है। याद है ना ये वंश कैसे शुरू हुआ था? एक सेनापति ने अपने राजा को मारा था। और इसका अंत कैसे हुआ? बिल्कुल वैसे ही। अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या उसी के एक मंत्री वासुदेव कण्व ने कर दी। हिंसा से शुरू हुई सत्ता हिंसा पर ही आकर खत्म हो गई। उनके अंत के बावजूद अगर हम शुंग वंश की पूरी विरासत को एक साथ रखकर देखें तो उनका प्रभाव बहुत गहरा था। उन्होंने ब्राह्मणवादी परंपराओं को फिर से जगाया, एक से बढ़कर एक स्मारकीय कला का विकास किया और सबसे अहम बात, एक मुश्किल दौर में विदेशी आक्रमणों का डटकर सामना किया।
वो प्राचीन भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुए। अंत में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। किसी भी राजवंश की असली विरासत क्या होती है? क्या वो राजनीतिक सत्ता जो उन्होंने तलवार के जोर पर छीनी थी, या फिर वो प्राचीन पत्थर और कलाकृतियां जो वो हमारे लिए पीछे छोड़ गए? इतिहास को समझने का ये नजरिया वाकई हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।